तो जब मैंने AS20 स्टार्ट किया था, मैंने आपको बोला था EPS दो तरह का होता है या दो EPS होता है, बेसिक EPS और डाइल्यूटेड EPS। तो बेसिक EPS जो है वो पफेस, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और वानोस के रेशियो को बोलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, बट उस रेशियो का जो भी आंसर आता है अर्निंग पर शेयर बोलते हैं, उसी को बेसिक अर्निंग पर शेयर बोलते हैं। तो मैं आपको बोला था कि बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS दोनों को निकालना है और दोनों को इक्वल प्रोमिनेंस के साथ P&L के फेस पे दिखाना है। बेसिक EPS 8 रुपया, डाइल्यूटेड EPS 7 रुपीज 20 पैसा मान लो, तो वो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ दिखाना है ना। तो क्वेश्चन कम्स बेसिक अर्निंग पर शेयर सबको समझ में आता है, 11th 12th बीकॉम फाउंडेशन सब में EPS निकाला जाता था और वो बेसिक EPS ही होता था। लेकिन डाइल्यूटेड EPS क्या होता है, तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं, फिर एडवांस लेवल पे एक एक करके डाइल्यूटेड EPS को पूरा समझाता चला जाऊंगा। कहानी है कि अगर फ्यूचर में मेरा EPS गिरने वाला है बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, एंड दोज रीजन्स आर द रीजन्स जो AS20 में लिखा हुआ है, ठीक है, मैं बताऊंगा वो। तो अगर फ्यूचर में मेरा EPS गिरने वाला है, तो गिर के वो EPS कितना होने वाला है, उस EPS को डाइल्यूटेड EPS बोलते हैं, एक बहुत लेमैन वाली अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। बट एग्जैक्टली ये फ्यूचर का प्रोजेक्टेड EPS नहीं है कि फ्यूचर में मेरा अर्निंग गिर जाएगा, मेरा बिजनेस खराब चलेगा, उसके हिसाब वाला डाइल्यूटेड EPS नहीं है। देन सर क्या है, अब सुनो, मैं आपको स्ट्रिक्ट रूल के हिसाब से सुनाता हूं कि क्या है। मान लो एक कंपनी का पफेस जो हम लोग बेसिक EPS के लिए निकालते हैं, वो निकला 4 लाख, और मान लो उस कंपनी का वानोस मान लो वो निकला 1 लाख, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख इज इक्वल टू 4 रुपया का EPS आया ना। ये बेसिक EPS है, आप दिखा दिए P&L के फेस पे। अब अगर कंपनी के पास मान लो कोई कन्वर्टिबल डिवेंचर है, या कोई कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है, या कोई ऑप्शंस वारंट्स वगैरह है, तो मान लो ऑप्शन वारंट का थोड़ा कम आइडिया होगा, बट कन्वर्टिबल डिवेंचर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर तो नाम सुन के ही समझ में आ जाता है। तो अगर ये कन्वर्टिबल डिवेंचर कल कन्वर्ट हो जाता है या अगले साल कन्वर्ट हो जाता है अगर, तो फिर कंपनी का ये जो पफेस और ये जो वानोस है, यही वाला, ये जो 4 लाख और 1 लाख, अगले साल कितना कमाएंगे, बढ़ के कमाएंगे, वो नहीं, यही 4 लाख और ये 1 लाख कन्वर्टिबल डिवेंचर के कन्वर्जन के कारण कितना बदलने वाला है, ठीक है। वो बदलने के बाद जो EPS आएगा ना, उसको बोलेंगे डाइल्यूटेड EPS। और उसमें ही फिर बहुत सारा चक्कर है। डाइल्यूटेड तो सर हम लोग तो डाइल्यूटेड बोलते थे जिसमें पानी मिला देते थे केमिस्ट्री की क्लास में, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, तो कुछ उसी तरह की स्टोरी है। मुझे थोड़ा वक्त दो, 100% क्लैरिटी के साथ तुमको समझाता हूं। तो अगर, अब सुनना डेफिनेशन, अगर करेंट ईयर के पफेस को और करेंट ईयर के वानोस को, जो हम बेसिक EPS में निकाले और पार्ट 1 में पूरा चीज समझाया आपको कैसे उसको निकाला जाता है, अगर करेंट ईयर के पफेस को और वानोस को पोटेंशियल डाइल्यूटिव इक्विटी शेयर्स, या ऐसे बोलते हैं, अगर पफेस और वानोस को पोटेंशियल इक्विटी शेयर, क्या होता बता रहा हूं, कि कन्वर्जन इंपैक्ट के साथ एडजस्ट कर दिया जाए। पोटेंशियल इक्विटी शेयर मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो आज के दिन इक्विटी शेयर नहीं है बट कल इक्विटी शेयर बनने वाला है। कन्वर्टिबल डिवेंचर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, शेयर वारंट, इन सबको बोलते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर, बिकॉज इन फ्यूचर दे विल बिकम इक्विटी शेयर। सोचो ना, कन्वर्टिबल डिवेंचर आज डिवेंचर है, बट कल जब कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी बन जाएगा। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर आज प्रेफरेंस शेयर है, कल कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर बन जाएगा। ऑप्शन, इंप्लॉय के पास आज ऑप्शन है, खरीदने का शेयर का राइट है, कल जब वो एक्सरसाइज करेगा अपने ऑप्शन को तो शेयर होल्डर बन जाएगा वो। तो ये सब जो चीजें हैं ना बेटा, इनको बोला जाता है पोटेंशियल इक्विटी शेयर। पोटेंशियल मींस आज वो इक्विटी शेयर नहीं है, कल वो इक्विटी शेयर बन जाएगा। जैसे आप लोग पोटेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है, कल फाइनल परसों सीए बन जाएंगे, तो पोटेंशियल सीए, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, इक्विटी शेयर, आप पोटेंशियल इक्विटी शेयर। तो कहानी इस, अगर पोटेंशियल इक्विटी शेयर का कन्वर्जन का इंपैक्ट
इस साल के पफेस और वानोस में डाल दिया जाए और नया ईपीएस निकाला जाए, उस ईपीएस को डाइल्यूटेड ईपीएस कहते हैं। और ये भी 90% ऑफ द थियोरेटिकल डिस्कशन है, 10 अभी बाकी है। ओके, अब स्टोरीज की सर ये कन्वर्जन इंपैक्ट किस तरह का होता है, फिर सर इसमें आप बोले डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर का कुछ कॉन्सेप्ट है, वो सब क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे बाद में। पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं, आप मेरे साथ बोर्ड पे देखो। ये देखो, मान लो एक कंपनी का नेट प्रॉफिट जिसको पफेस बोलते हैं वो 100 लाख है और वानोस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वो 50 लाख है, तो कंपनी का बेसिक अर्निंग पर शेयर 2 रुपया हो गया। ठीक है, अब यहां देखो नंबर ऑफ 12% कन्वर्टिबल डिवेंचर 1 लाख है 100 रुपया वाला। अब तुम ये सोचो कि अभी हम कंपनी बन के डिवेंचर होल्डर को क्या पे करते होंगे, आंसर इज इंटरेस्ट साल का। तो 1 लाख डिवेंचर है, 100 रुपया वाला तो 100 लाख हो गया। 100 लाख को 12% ब्याज ही मतलब क्या हुआ, हम 12 लाख का इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब ये सोचा जाए, देखो कैसे थॉट है कि कल अगर डिवेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो मेरी कंपनी के प्रॉफिट के साथ क्या होगा, आंसर इज हमारा इंटरेस्ट पेमेंट रुक जाएगा। तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बिकॉज इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। बट सर इंटरेस्ट तो पीबीटी को इंपैक्ट करता है, इंटरेस्ट तो पीबीटी को गिराता है, और आपका जो पफेस होता है वो तो पैट होता है। यस, तो हम इंटरेस्ट का आफ्टर टैक्स इंपैक्ट लेंगे, माने इंटरेस्ट हम 12 लाख अगर बचा लेंगे, बिकॉज डिवेंचर इक्विटी में हम कंपनी है, तो अगर डिवेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इंटरेस्ट बचा लेंगे, तो साथ में 30% का ये टैक्स रेट है, तो 3,60,000 रुपया मेरे को टैक्स का नुकसान भी होगा। बिकॉज इंटरेस्ट बचेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा पीबीटी बढ़ेगा, बढ़ेगा तो मेरे को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट 12 लाख बचेगा तो टैक्स 3,60,000 का लॉस होएगा। तो हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स इज 8,40,000। देखो समझ में आ रहा है, 12 लाख माइनस 3,60,000 इजी है, बिकॉज 12 लाख इंटरेस्ट बचेगा तो 3,60,000 का टैक्स बढ़ेगा। तो नेट में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का इंपैक्ट होगा वो 8,40,000 का होगा। तो ये 8,40,000 अगर मैं पफेस में ऐड कर दूं, बिकॉज कल ये मेरा प्रॉफिट बढ़ने वाला है हमको मालूम है, लेकिन प्रॉफिट मेरे को यही वाली लेनी है, करेंट ईयर वाली। इसी साल की प्रॉफिट में अगर मैं ये 840 ऐड कर दूं, मतलब हम लोग ये मान के चलते हैं कि यही प्रॉफिट अगर अगला साल हुआ, यही प्रॉफिट 100 लाख का प्रॉफिट अगर अगला साल हुआ और डिवेंचर ना होकर इक्विटी शेयर हो गया, तो कंपनी का ईपीएस कैसा दिखेगा, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड ईपीएस। उसमें और चक्कर है 10% का भी, 90% को सुनो। अब पता करते हैं कि ये डिवेंचर कितनी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा, तो बोला डिवेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू 10 इक्विटी शेयर। तो अभी 1 लाख डिवेंचर है, 1 लाख डिवेंचर 10 लाख इक्विटी शेयर बन जाएगा। तो अगर मैं ये 10 लाख इक्विटी शेयर को 50 लाख के साथ ऐड कर दूं, क्योंकि अभी मेरा 50 लाख वानोस है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, उसमें मैं अगर 10 लाख ऐड कर देता हूं और इस 100 लाख में 8,40,000 ऐड कर देता हूं, बिकॉज इन फ्यूचर 840 का प्रॉफिट मेरा बढ़ने वाला है पफेस में, और 10 लाख का नंबर ऑफ शेयर बढ़ने वाला है नंबर ऑफ शेयर में। अगर इनको एडजस्ट कर दिया जाए और एक नया ईपीएस निकाला जाए, दैट विल बी कॉल्ड डाइल्यूटेड ईपीएस, प्रोवाइडेड वो ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन को गिराए। अब सर ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन क्या है भाई, अगर मेरे बिजनेस में, आपने डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का नाम सुना है, AS24 में आपने सुना होगा, नहीं तो सुनेंगे आप। तो मान लो ये जो मेरा पूरा प्रॉफिट है ना, ये सारा प्रॉफिट कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का है। से एक बार के लिए बताता हूं, फिर डिसकंटिन्यूइंग वाला डिस्कशन थोड़ा अलग से करेंगे, हालांकि इंटर के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट हम करेंगे। तो अभी खाली अगर इस एग्जांपल को कंप्लीट करूं, तो हम इस 100 लाख में 840 को ऐड करेंगे तो मेरा 108.40 आ जाएगा, और इस 50 लाख में 10 लाख को ऐड करेंगे तो 60 लाख आ जाएगा। अगर मैं ये 108.4 डिवाइडेड बाई 60 करता हूं तो मेरा ईपीएस आता है 1.81। तो ये जो 1.81 है ना, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड ईपीएस एंड दिस 2 रुपीज इज कॉल्ड बेसिक ईपीएस। इतना सिंपल है। तो सर एक लाइन बोलिए ना, कन्वर्टिबल डिवेंचर का कन्वर्जन का जो इफेक्ट है
उसको प्रॉफिट में और नंबर ऑफ शेयर में अगर डाल दिया जाए और नया ईपीएस निकाला जाए तो डाइल्यूटेड ईपीएस कहलाएगा। ट्रू है, पर उसके साथ थोड़े थोड़े झमेले हैं, वो झमेला आपको क्लियरली सीखना पड़ेगा। ओके, तो ये स्टोरी है डाइल्यूटेड ईपीएस का। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। अब ये देखो, ये रहा बेसिक ईपीएस, ये रहा इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, ये रहा न्यू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड। 100 लाख में 840 ऐड किया, 50 लाख में 10 लाख ऐड किया, नया आया 1.8067 जो मैंने 1.81 निकाला था। ये है डाइल्यूटेड ईपीएस। अब इसकी निटी ग्रिटी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं वापस से अपने बेसिक वाले पेज में जाता हूं, सुनिएगा। बोला गया व्हेन पफेस एंड वानोस, मेरे एग्जांपल का 100 लाख एंड 50 लाख आर एडजस्टेड फॉर कन्वर्जन इफेक्ट ऑफ ऑल डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। पोटेंशियल इक्विटी शेयर तो जो भी इंस्ट्रूमेंट फ्यूचर में इक्विटी बनने वाला वो पोटेंशियल इक्विटी हो गया। डाइल्यूटिव का मतलब क्या है, मुझे वक्त देना। वी गेट डाइल्यूटेड ईपीएस, डन है, आपने देखा अभी डाइल्यूटेड ईपीएस को। अब आइए डिस्कशन करते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या होता है। मैंने नोट्स में बोला, पहले भी पढ़ा दिया। ए पोटेंशियल इक्विटी शेयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच द कंपनी में बी रिक्वायर्ड टू इशू न्यू इक्विटी शेयर इन द फ्यूचर। एग्जांपल आर कन्वर्टिबल डिवेंचर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शंस एंड वारंट्स। ये दोनों मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब आइए वो बड़ा वाला जो 10% छूटा हुआ है, उसको बड़ा बोलता हूं, उसको सुनिए। इसको ध्यान से सुनना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। A potential equity share will be considered dilutive if its conversion will reduce EPS from continuing ordinary operation। तो आप कंटिन्यूइंग ऑपरेशन जानते हो, मेरा ऑपरेशन जो कंटिन्यू हो रहा है, चला रहा हूं मैं कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और जिसको मैं डिसकंटिन्यू करने वाला हूं, जिसमें मैं रिजोल्यूशन पास कर चुका हूं और लोगों को बता चुका हूं कि मेरे को ये डिवीजन बेचना है। याद कीजिएगा, मैंने एग्जांपल दिया था AS24 में। तो हम लोग जब पोटेंशियल इक्विटी शेयर का इंपैक्ट कन्वर्जन वाला प्रॉफिट में डालेंगे ना, और उसके बाद बोलते हैं ना कि ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर विल बी कंसीडर्ड डाइल्यूटिव व्हेन इट्स कन्वर्जन रिड्यूसेस द ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन। तो मैंने आपको बोला ना, इसमें बताऊंगा, थोड़ा टाइम देना, कि मान लो मेरा वो 100 लाख और 50 लाख कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन का प्रॉफिट और नंबर ऑफ शेयर था। मेरे सारे बिजनेस कंटिन्यूइंग है और प्रॉफिट में सब ऑर्डिनरी प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट नहीं लेना है। तो फिर मेरा जो डाइल्यूटेड ईपीएस आया, आपने क्या देखा, कितना आया, 1.81 आया, और मेरा बेसिक ईपीएस 2 रुपया था। तो क्या हुआ, मेरे डिबेंचर के कन्वर्जन के इंपैक्ट ने मेरे इस ईपीएस को जो कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन का था गिराया। तो ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर विल बी कंसीडर्ड dilutive only when its conversion reduces EPS from continuing ordinary operation। तो क्या मेरे कन्वर्जन ने EPS को गिराया, 2 रुपया को 181 किया? हाँ किया। तो हम पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बोलेंगे यू आर डाइल्यूटिव इन नेचर। और वो अगर डाइल्यूटिव इन नेचर रहता है तभी पफेस और वानोस में आपको एडजस्ट करने मिलता है, नहीं तो एडजस्ट करने नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा और क्लैरिटी के साथ एक नए एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लो कंपनी की प्रॉफिट है 150 लाख, कितने, 150 लाख, और कंपनी का नंबर ऑफ शेयर है वही 50 लाख। कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन का फुल माइन्यूट डिटेल। अब इसमें मान लो मेरा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट है 100 लाख, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट है 50 लाख। नंबर ऑफ शेयर तो नंबर ऑफ शेयर होता है, कंपनी का होता है, वो कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का नहीं होता है। तो ये मेरा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट है, ये मेरा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट है, और मेरा टोटल प्रॉफिट 150 लाख है। तो अगर मैं आपको बोलूंगा ईपीएस निकालना है, ईपीएस, तो ईपीएस निकालते वक्त तो हम जब पहला क्लास ले रहे थे तो कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कुछ बोले नहीं थे, तब तो हम प्रॉफिट ही बोले थे। तो प्रॉफिट तो 150 है, नंबर ऑफ शेयर तो 50 है, तो ईपीएस तो 3 रुपया आ गया बेसिक ईपीएस। तो सर डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकालेंगे? अब केयरफुली सुनना। बेसिक ईपीएस 3 रुपया निकल गया, अब डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम बोलेंगे कि मेरे पास जो कन्वर्टिबल डिबेंचर है, जो वही सेम एग्जांपल ले रहा हूं, जो कन्वर्टिबल डिबेंचर है वो जब कन्वर्ट हो रहा है तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये देखिए
कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की प्रॉफिट को गिराता है कि नहीं गिराता है, टोटल 150 को गिराता है कि नहीं गिराता है नहीं देखेंगे, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की प्रॉफिट को गिराता है कि नहीं गिराता है देखेंगे। तो सर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट तो 100 लाख है, नंबर ऑफ शेयर तो 50 लाख है, ईपीएस तो 2 रुपया है, ट्रू। अब सर अगर कन्वर्टिबल डिवेंचर का इंपैक्ट लेंगे तो 108.4 आया, सेम एग्जांपल ले रहा हूं, डिवाइडेड बाय 60 आया तो 1.81 आया, ट्रू। तब तो सर डेफिनेटली मेरा ईपीएस गिर रहा है 2 से 1.81, ट्रू। और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाला ईपीएस गिर रहा है। यही हम लोग बोल रहे हैं कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर के अंदर यह ताकत होना चाहिए कि वो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाली प्रॉफिट को गिराए। तो सर गिरा रहा है, तो गिरा रहा है तो हम बोलेंगे माई पोटेंशियल इक्विटी शेयर कन्वर्टिबल डिबेंचर इज डाइल्यूटिव इन नेचर। सर ठीक है, फिर क्या करेंगे कि जो पफेस और वानोस है, ये वाला नहीं, ये तो देख लिए कि इक्विटी पोटेंशियल इक्विटी से डाइल्यूटिव इन नेचर है। मेरा जो कंपनी का प्रॉफिट और वानोस है 150 एंड 50, उसमें एडजस्ट करेंगे इसको। तो सर 150 प्लस 8.4 आप फिर करेंगे, यस, डिवाइडेड बाय 50 प्लस 10, तो हमारा आंसर आएगा 168.40 डिवाइडेड बाय 60। और वो जब मैं करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2.81। तो मेरा क्या हुआ था, बेसिक ईपीएस 3 रुपया आया था, डाइल्यूटेड ईपीएस 2.81 आया। ये मुझे पीएनएल के फेस पे दिखाना है। तो सर ये 2 और 1.81 क्या था, ये तो खाली चेक करने के लिए था कि मेरा पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट डाइल्यूटिव है कि नहीं है। उसके लिए हम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट देखे थे। मेरे पास 2 बिजनेस था, एक कंटिन्यू था, एक डिसकंटिन्यू था, माने जिसको मैं बेचने वाला था और एक लगातार चलाने वाला था। आपने तो सुना ही होगा। तो सर पिछला वाला एग्जांपल में आप क्या किए थे, पिछला वाला एग्जांपल में मेरा सारा प्रॉफिट जो 100 लाख दिया हुआ था, इधर बोर्ड पे देखिए, इस एग्जांपल में मेरा कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हम इस एग्जांपल को चेंज करके आपके लिए नया एग्जांपल बना करके दिए। तो अगर क्वेश्चन पेपर में कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की प्रॉफिट दी हुई है, लॉस दिया हुआ है, तो आपको 2 स्टेप में काम करना पड़ेगा। पहले टोटल प्रॉफिट निकाल के, टोटल नंबर ऑफ शेयर निकाल के ईपीएस निकाल लेना पड़ेगा। फिर आपको टेस्ट करना पड़ेगा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट लेके कि आपका ईपीएस डाइल्यूटिव माने पोटेंशियल इक्विटी से डाइल्यूटिव है कि नहीं है। एक बार पता चल गया डाइल्यूटिव है तो आपको बोलना पड़ेगा ओके चलो ईपीएस में एडजस्ट कर देते हैं। तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा क्लमजी था बट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा फिगर चेंज करके। मान लो मेरा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट है 4 लाख, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट है -1 लाख, टोटल प्रॉफिट है 3 लाख। मान लो मेरा नंबर ऑफ शेयर है 2 लाख। मान लो मेरा इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, समझते तो होगे तुम, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स है 60,000.6। मान लो मेरा न्यू नंबर ऑफ शेयर, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स समझ गए ना, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड है, बोर्ड पे देखना, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड है 0.10। और अब मैं आपको बोला मेरे को बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल के दिखाओ। और ये इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स और न्यू नंबर ऑफ शेयर आपको समझ में तो आया ही होगा, मैंने पूरा एग्जांपल देके समझाया ही था। अब आप सबसे पहले बोलो कंपनी की प्रॉफिट कितनी है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन डिसकंटिन्यूइंग नहीं, कंपनी की प्रॉफिट कितनी है 3 लाख, नंबर ऑफ शेयर कितना है 2 लाख। तो आपका बेसिक ईपीएस कितना आया 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इज इक्वल टू 1.50। ये आप पीएनएल के फेस पे दिखा दीजिएगा। सर एकदम ठीक से समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे मेरा जो कन्वर्टिबल डिवेंचर है वो डाइल्यूटिव है कि डाइल्यूटिव नहीं है, इसका चेकिंग करेंगे। सर कैसे करेंगे, मैंने आपको लिख के दिया था ना, क्या लिख के दिए थे, ए पोटेंशियल इक्विटी शेयर विल बी कंसीडर्ड डाइल्यूटिव। 1 मिनट मिटा के अच्छे से दिखाता हूं। A potential equity share will be considered dilutive only when its conversion will reduce EPS from continuing ordinary operation। तो आइए चेक करते हैं अपना डिवेंचर डाइल्यूटिव है कि नहीं है। तो उसके लिए मुझे कंटिन्यूइंग ऑपरेशन देखना पड़ेगा। हम कर रहे हैं मान लो टेस्ट ऑफ डाइल्यूशन।
ये चेक कर रहे हैं कि डिबेंचर डायल्यूटिव है कि नहीं। हम करेंगे कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट और नंबर ऑफ शेयर तो फिक्स है। तो मेरा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का बेसिक ईपीएस पहले हम निकालेंगे। ध्यान से सुनना, ये मेरा जो बेसिक ईपीएस है ये कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का है, जो कि 4 लाख बाई 2 लाख इज इक्वल टू 2 रुपया आया। अब हम कन्वर्टिबल डिवेंचर के इंपैक्ट के बाद क्या हुआ वो देखेंगे। ठीक है सर, दिखाइए। तो इसमें देखेंगे कंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाले प्रॉफिट में। तो सर दिखाइए ना क्या है। तो 4.6 था ना इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, 4 को 4.6 कर दिए, नंबर ऑफ शेयर को कर दिए 2.1। ये देखिए दोनों दिख रहा है। तो अब कितना आया देखो, 4.6 डिवाइडेड बाई 2.1, इट केम 2.19। अब बताओ क्या हुआ। सर कन्वर्टिबल डिवेंचर ने आपके ईपीएस को रिड्यूस नहीं किया। अब मैंने क्या बोला था कि योर पोटेंशियल इक्विटी शेयर विल बी कंसीडर डाइल्यूटिव ओनली व्हेन इट रिड्यूसेस द प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। तो नहीं किया। तो सर क्या कंक्लूजन होगा? कंक्लूजन होगा डिबेंचर इज एंटी डाइल्यूटिव। डिबेंचर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की प्रॉफिट को गिरा पा नहीं रहा है। तो सर करना क्या है? अगर वो एंटी डाइल्यूटिव है तो आप ईपीएस में एडजस्ट नहीं कर सकते, माने पफेस और वानोस के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। सर क्यों? आओ मैं दिखाता हूं। बोर्ड पे देखो पहला पार्ट, अब आपको डिटेल में समझ में आएगा। क्या लिखा देखो फर्स्ट लाइन में, देखो 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 फर्स्ट लाइन में लिखता है कि व्हेन पफेस एंड वानोस आर एडजस्टेड फॉर कन्वर्जन इफेक्ट ऑफ ऑल dilutive potential equity shares. Repeat, dilutive potential equity shares. Then we get diluted EPS. And potential equity share dilutive कब होगा? When it has the guts to reduce the EPS from continuing ordinary operation. अभी हमने क्या देखा? हमारे डिबेंचर के अंदर गट्स नहीं था कि वो कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन की प्रॉफिट को गिरा दे। तो सर क्या करेंगे? हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे डिबेंचर को, बिकॉज पफेस एंड वानोस आर ओनली एडजस्टेड फॉर कन्वर्जन इफेक्ट ऑफ डाइल्यूटिव पोटेंशियल शेयर। तो मेरा तो डिबेंचर डाइल्यूटिव नहीं था, तो सर हम क्या करेंगे? नहीं करेंगे एडजस्ट। अगर निकल गया एंटी डाइल्यूटिव तो डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते वक्त हम ये जो ऐड करने वाला कॉन्सेप्ट है ना 60-90, ये बेसिक ईपीएस के साथ नहीं कर पाएंगे। तो सर 3 लाख में 60,000 ऐड नहीं करेंगे, नहीं, बिकॉज माई डिबेंचर इज एंटी डाइल्यूटिव। नंबर ऑफ शेयर में भी नहीं करेंगे। तो सर आंसर तो फिर यही आ जाएगा, यस माय डाइल्यूटेड ईपीएस इज 1.50, जो बेसिक ईपीएस था। अब आपको पूरा चक्कर समझ में आया, लेकिन क्योंकि इंटरमीडिएट में है तो इतना डिटेल में आप लोगों के क्वेश्चन नहीं आता। बट देन मेरा तो पढ़ाना जिम्मेदारी है। तो आपके हमेशा क्या होता है, जो प्रॉफिट रहता है ना बेटा, वो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाली ही प्रॉफिट रहती है। 2 प्रॉफिट का डिस्टिंक्शन होता ही नहीं है। तो सर अगर मान लीजिए सारा प्रॉफिट कंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाला ही था, ठीक है, जो आपने एग्जांपल दिया, यही वाला सम जो अभी दिख रहा है बोर्ड पे, यही वाला सम का बात बोल रहे हैं, तो भी सर अगर मान लीजिए 100 लाख कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट था, तो सर 2 रुपया का ईपीएस तो 1.81 बना ना? बिल्कुल बना। तो सर ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन तो गिरा ना? हाँ गिरा ना, तभी तो हम बोले मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस 1.1 है। नहीं सर, हम लोग अलग बात पूछ रहे हैं। हम लोग पूछ रहे हैं, सुनना बच्चों, हम लोग पूछ रहे हैं कि सर जैसे बोर्ड पे ध्यान देना, बहुत सुंदर चीज। हाँ, बच्चे पूछ रहे हैं मेरे को और हम ही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे तो कोई पूछ नहीं रहे, हम ही एग्जाम्पल बना बना करके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देख बोर्ड पे, इसी सम को देख मैं कैसे सुंदर बनाता हूं। अब ये मेरा 100 लाख का प्रॉफिट, 50 लाख का नंबर ऑफ शेयर। अगर मैं यहां पे बोल दूं ईच डिवेंचर इज कन्वर्टिबल इनटू 1 इक्विटी शेयर, कितना बोला देख? 1 इक्विटी शेयर, 10 नहीं 1। हो ही सकता क्वेश्चन खाली 1 ही तो लिखना है। तब देख बेसिक ईपीएस 100 लाख बाई 50 लाख 2 रुपीज आया था ना, ये रहा। अब डाइल्यूटेड ईपीएस में देखो, ये कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का ही पूरा प्रॉफिट है। अब तुम अगर 100 में ऐड किया 840, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स 840 था ना, और नंबर ऑफ शेयर में ऐड किया 50 लाख प्लस 1 लाख, बिकॉज 1 लाख देंगे, तो 100 प्लस 840 108.40 डिवाइडेड बाई 51, देख कितना आता है? 108.4 डिवाइडेड बाई 51 केम 2.13, 2.125, 2.13 लिख देता हूं।
अब क्या हुआ बताओ सर, जो ईपीएस है वो बढ़ गया, मतलब कन्वर्टिबल डिवेंचर के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की प्रॉफिट को गिरा पाए, वो तो बढ़ जा रहा है। तो सर फिर क्या करेंगे, हम बोलेंगे डिवेंचर इज एंटी डाइल्यूटिव। तो सर फिर क्या होगा, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर का इंपैक्ट ही एडजस्ट होता है, एंटी डाइल्यूटिव का नहीं। तो सर मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ऐसा आया होता तो हम क्या करेंगे, यही बोलेंगे कि बेसिक ईपीएस 2 रुपीज, डाइल्यूटेड ईपीएस इज ऑल्सो 2 रुपीज, इसको डाइल्यूटेड नहीं बोलेंगे। तो सर इजी करके समझाइए ना इंटर लेवल पे, बस आप ये समझो अगर आप डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने जा रहे हो और वो बेसिक ईपीएस से बड़ा आ गया, अगर बड़ा आ गया तो बोल देना डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस दोनों 2 रुपया 2 रुपया। ओके, आगे चलते हैं, आपको इतना होने से हो जाएगा, ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ा दिया। अच्छा अब सोचो कि अगर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट में रहा कन्वर्टिबल डिवेंचर की जगह, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर रहा, कन्वर्टिबल डिवेंचर नहीं, तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्जन में क्या होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड बचने लगेगा। लेकिन आप जानते हो डिवेंचर इंटरेस्ट तो टैक्स सेविंग करता था, उसका आफ्टर टैक्स लेना पड़ा, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड तो टैक्स सेविंग करता नहीं हो, तो डिविडेंड है वो तो पैट से ही दिया जाता है, तो उसमें पूरे प्रेफरेंस डिविडेंड को ही कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा ऐड करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में वो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस की जगह कन्वर्टिबल डिवेंचर होता तो जो पूरा 12 लाख था ना, वो 12 लाख ही 100 लाख में ऐड हुआ होता, और न्यू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड तो सेम है, वानोस इंपैक्ट। तो सर करना क्या होता है, कन्वर्जन इंपैक्ट में प्रॉफिट कितना से बढ़ेगा, वानोस कितना से बढ़ेगा पता करना है। तो अगर वही सम होता और कन्वर्टिबल डिवेंचर की जगह कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर वर्ड लिखा होता तो बेसिक ईपीएस तो 2 रुपया आया, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते तो 100 में 12 ऐड करते और 50 में 10 ऐड करते, पूरा 12, बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड डजंट सेव टैक्सेस, इट इज पेड आउट ऑफ पैट। तो पूरा 12 लाख ही मेरा पैट को बढ़ा देगा। अगर 12 लाख पेमेंट करने हम बंद कर देंगे तो माई परफेस विल बी इंक्रीज्ड बाय पूरा 12 लाख। तो माई आंसर विल बी 112 डिवाइडेड बाई 60 एंड माई आंसर विल बी 1.87। दिस इज माई डाइल्यूटेड ईपीएस। ओके, अब आइए मैं ऑप्शन का डिस्कशन करता हूं आपके साथ। क्या होता है इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन या वारंट, क्या होता है सर, फ्यूचर में लोगों को शेयर इशू करेंगे, ठीक है। तो इसमें करना क्या है सुनो, अगर ऑप्शन के बारे में दिमाग रखो, अगर ऑप्शन फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा ना बेटा, ऑप्शन फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट होगा तो आपको जैसे डिवेंचर इंटरेस्ट को सेव कर देता है, डिवेंचर कन्वर्ट होने से इंटरेस्ट बचेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड कन्वर्ट होने से प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट होने से प्रेफरेंस डिविडेंड बचेगा। पर ऑप्शन के कन्वर्ट होने से इंप्लॉय सैलरी लेना बंद नहीं करेगा, कुछ भी बंद नहीं होगा, तो कंपनी के परफेस में कोई इंपैक्ट नहीं आता। तो सर फिर परफेस में क्या जीरो ऐड करना है? यस, परफेस में जीरो ऐड करना है। डिवेंचर में इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस डिविडेंड, पर ऑप्शन के केस में नील, बिकॉज प्रॉफिट चेंज होगा ही नहीं। और ऑप्शन के केस में वानोस में नंबर ऑफ शेयर को जो बढ़ाना है दैट इज फ्री नंबर ऑफ शेयर्स। क्या कॉन्सेप्ट मैं सुनाता हूं, ठीक है। अब फ्री नंबर ऑफ शेयर क्या होता है उसको समझाने के लिए लेट मी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल एंड देन मैं इसमें वापस आऊंगा। हाँ, ये पूरा चीज को वापस से आपको रिविजिट करके दिखाऊंगा। सो लेट मी टेक अ एग्जांपल, वेट, इधर बोर्ड पे देखो। मान लो कंपनी की नेट प्रॉफिट 12 लाख है, नंबर ऑफ शेयर 5 लाख है, वेट 1OC, बेसिक ईपीएस 12 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख 2 रुपया 40 पैसा है। ये तो क्लियर है। अब देखिए, मैंने इंप्लॉई लोगों को ऑप्शन दिया है 1 लाख शेयर का, 1 लाख शेयर का, माने फ्यूचर में 1 लाख शेयर हम इशू करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है ना बेटा, पूरा 1 लाख आपको ऐड करने नहीं मिलेगा डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते वक्त, न्यू नंबर ऑफ शेयर नहीं, फ्री नंबर ऑफ शेयर। वाई का लॉजिक हम आपको बाद में देंगे, पर वाट पहले समझो। अब तुम देखो
ये जो 1 लाख शेयर हम इशू करेंगे, लॉजिक भी देते हैं, 1 लाख शेयर हम इशू करेंगे तो इंप्लॉई लोग हमको 15 रुपया करके देगा, जबकि मेरी कंपनी का मार्केट में फेयर वैल्यू, एवरेज फेयर वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर 20 रुपीज का है। कॉन्सेप्ट सुनो, अगर 1 लाख शेयर हम फ्यूचर में इशू करेंगे, 15 लाख रुपए मेरे पास आएगा, आएगा ना। तो ये जो 15 लाख मेरे पास आएगा, ये मेरी प्रॉफिट को भी तो बढ़ाएगा ना, बिकॉज आफ्टर ऑल फ्यूचर में पैसा अगर आ रहा है तो बिजनेस में लगेगा, बिजनेस में लगेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना जी। तो इसके लिए क्या होता है कि जो पैसा आकर के शेयर देने वाले हैं हम, वो हमारे ईपीएस को डाइल्यूट नहीं करेगा, लेकिन जो शेयर हम फ्री में देने वाले हैं तो फ्री में शेयर चला जाएगा, पैसा आएगा नहीं, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा, तो मेरा ईपीएस डाइल्यूट होगा। तो अगर मैं शेयर होल्डर को 15 रुपया करके शेयर इशू कर रहा हूं, जबकि मेरा बाजार में दाम 20 रुपया है, तो आप ऐसे समझो ना, आई एम टेकिंग ओनली 75% मनी। भाई 15 रुपए में शेयर दे रहा हूं 20 रुपया वाला, तो हम तो खाली 75% मनी ले रहे हैं ना। तो 1 लाख में 75% पैसा ले रहे हैं, तो बाकी 25% शेयर तो फ्री में दे रहे हैं ना। तो 25,000 शेयर हम फ्री में दे रहे हैं ना। वो फ्री नंबर ऑफ शेयर निकालना सीखना है। सर सीख तो गए? नहीं, दूसरा फॉर्मूला से सुनो, ऐसे समझो कि 1 लाख शेयर होल्डर, 1 लाख शेयर हम इशू करेंगे और इंप्लॉय से 15 लाख रुपया लेंगे। ठीक है सर, अगर ये 15 लाख रुपया, अगर ये 15 लाख रुपया हम मार्केट से, मार्केट में शेयर इशू करते, इंप्लॉय को नहीं देते, तो पूरा 20 रुपया करके शेयर इशू करते, तो 15 लाख रुपया लाने के लिए 20 रुपया करके, कि 20 रुपया मेरा मार्केट में दाम है शेयर का, 20 रुपया करके हम अगर शेयर इशू किए होते तो 75,000 शेयर इशू करने से हो जाता। हां सर, 15 लाख रुपया आपको मिल जाता। तो अगर ऐसा हो जाता तो फिर मेरा तो झूठ मूठ का 25,000 शेयर फ्री फंड का निकल गया ना। हमको तो 1 लाख शेयर देना पड़ा 15 लाख रुपया लेने के लिए, जबकि पब्लिक से हम 15 लाख रुपया लेते तो हमको खाली 75,000 शेयर देना पड़ता, तो 25,000 शेयर मेरा फ्री का हो गया। ये जो फ्री का नंबर ऑफ शेयर है, इसके बदले रुपया आने वाला नहीं है, 75,000 के बदले तो रुपया आने वाला है। तो 75,000 शेयर विल नॉट डाइल्यूट माई ईपीएस, ओनली 25,000 शेयर विल डाइल्यूट माई ईपीएस। तो हम क्या करेंगे, 25,000 को खाली नंबर ऑफ शेयर में ऐड कर देंगे। अब बोर्ड पे देखो, आपको मैंने दिखाया था बेसिक अर्निंग पर शेयर 2 रुपया 40 पैसा। अब फ्री नंबर ऑफ शेयर इन दी ऑप्शन निकालते कैसे? इसका फॉर्मूला सिंपल है, 1 लाख नंबर ऑफ ऑप्शन माइनस 1 लाख इंटू 15/20। आप अगर प्रिसाइजली देखोगे, हम भी वही किए, 1 लाख किए, ये 75,000 अलग से निकाले, 1 लाख में 75,000 माइनस किए, तो 25,000 फ्री नंबर ऑफ शेयर आया। तो सर आप तो लॉजिक करके समझाए, फिर फॉर्मूला में डाल दिए, तो अच्छा है ना, फॉर्मूला में डाल दिए। फ्री नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू, आओ बोर्ड पे दिखाते हैं, फ्री नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑप्शंस 1 लाख माइनस नंबर ऑफ ऑप्शन इनटू ऑफर प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज फेयर वैल्यू। सर सिंपल करिए ना, जो आप लॉजिक समझाया अच्छा लगा, लॉजिक समझाया अच्छा लगा, बट ये भी सीख लो ना, इजी होता है, फट से डाल दो, नंबर ऑफ ऑप्शन माइनस नंबर ऑफ ऑप्शन इनटू ऑफर प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज फेयर वैल्यू कर दिए माइनस, तो फ्री नंबर ऑफ शेयर निकल गया। ठीक है सर, फ्री नंबर ऑफ शेयर निकल गया। अब क्या करना है, फ्री नंबर ऑफ शेयर को वानोस में ऐड करो। बोर्ड पे देखो, एक बार इसको हटाओ, फ्री नंबर ऑफ शेयर 25,000 निकला। स्टेप देखो, पहले बेसिक ईपीएस निकाल लिया, 240 आ गया, फ्री नंबर ऑफ शेयर निकाल लिया, 25,000 आ गया। अब देखो डाइल्यूटेड ईपीएस जब निकालोगे तो पफेस जो 12 लाख है उसमें 0 ऐड होगा, बिकॉज इंप्लॉई सैलरी लेना बंद नहीं करेगा। नंबर ऑफ शेयर जो 5 लाख था उसमें फ्री नंबर ऑफ शेयर 25,000 ऐड कर दीजिए, 12 लाख बाई 5 लाख 25,000, 2.29 इज डाइल्यूटेड ईपीएस। करना क्या है, 240 बेसिक ईपीएस पी&एल के फेस पे दिखाओ, 229 डाइल्यूटेड ईपीएस पी&एल के फेस पे दिखाओ। और ऐड क्या हुआ देखो, पफेस में 0 और नीचे में फ्री नंबर ऑफ शेयर। और अब खत्म हो गया लेक्चर। अब डिबेंचर के कन्वर्जन में क्या हुआ था, ऊपर में 8,40,000, नीचे में 10 लाख, याद है डिबेंचर वाला सम में, ये इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, ये न्यू नंबर ऑफ शेयर।
और ऑप्शन में ऊपर में 0, नीचे में फ्री नंबर ऑफ शेयर। लॉजिक के साथ समझाए। और प्रेफरेंस शेयर के केस में ऊपर में प्रेफरेंस डिविडेंड, जो 12 लाख का एग्जांपल दिए थे, नीचे में न्यू नंबर ऑफ शेयर। यह तरीका है डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने का। अब एक छोटा सा चीज और है जो आपके क्वेश्चन आता नहीं है, सिलेबस में है, बट आप लोगों के लेवल पे क्वेश्चन नहीं आता। क्या कि अगर एक ही क्वेश्चन में कन्वर्टिबल डिबेंचर भी हो और ऑप्शन भी हो तो क्या करेंगे? तो सर दोनों का कन्वर्जन इंपैक्ट डाल देंगे। इतना सिंपल नहीं है, ऐसा नहीं है। माने है बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। सर 840 और जो 10 लाख है वो ऐड कर देंगे और 0 और 25,000 है। सेम एग्जांपल अगर मैं लूं, डिबेंचर का 840 और 10 लाख और उसका 0 और 25,000 ऐड कर देंगे। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, पर होता ऐसा ही है। अब सुनो एग्जैक्टली कैसा होता है, डिफरेंस क्या है सुनना। अगर एक साथ दो पोटेंशियल इक्विटी शेयर हो, मैं बोर्ड पे लिखता हूं, पहले देखो। इफ मोर देन वन सच इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर देन डाइल्यूशन टेस्ट विल बी चेक्ड एट सक्सेसिव स्टेजेस। मतलब मान लो से ऑप्शन का टेस्ट किए, ऑप्शन ने ईपीएस को कुछ गिराया, फिर जो ईपीएस आया गिरा हुआ, डिबेंचर को उसको भी गिराना होगा, नहीं तो फिर डिबेंचर को एंटी डाइल्यूटिव बोलना पड़ेगा और फिर डिबेंचर के इंपैक्ट को नहीं ले सकते डाइल्यूटेड ईपीएस में। सर करके दिखाइए ना, मैं करके दिखाता हूं। पहले पढ़ लेते हैं। इफ मोर देन वन सच इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर देन डाइल्यूशन टेस्ट विल बी चेक्ड एट सक्सेसिव स्टेजेस 1। इसके लिए विल फर्स्ट फाइंड इंक्रीमेंटल ईपीएस, बताता हूं क्या है। देन अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, मोस्ट डाइल्यूटिव टू लीस्ट डाइल्यूटिव, एंड एडजस्ट देम एज पर देयर ऑर्डर। इसे कुछ समझ में नहीं आएगा, मेरे एग्जांपल में देखो। मान लो कंपनी का प्रॉफिट पफेस है, वही सेम एग्जांपल लेता हूं एक बार, 100 लाख। कंपनी का नंबर ऑफ शेयर वानोस है 50 लाख। कंपनी का बेसिक ईपीएस है 2 रुपया। डिबेंचर के लिए इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स है 8,40,000। न्यू नंबर ऑफ शेयर है 10 लाख। ऑप्शन में प्रॉफिट इंपैक्ट जिसको बोलते हैं वो नील है, जो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स डिबेंचर में होता है पर ऑप्शन में वो नील होता है। और फ्री नंबर ऑफ शेयर है मान लीजिए 25,000। सेम एग्जांपल लेता हूं, ये वाला सेम, ये वाला सेम। तो सर एक ही क्वेश्चन में अगर दोनों आ गया, ऑप्शन भी डिबेंचर भी और ये प्रॉफिट है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से देखना हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालेंगे। इंक्रीमेंटल ईपीएस मींस इंक्रीमेंटल अर्निंग डिवाइडेड बाय, बोर्ड देखो, इंक्रीमेंटल अर्निंग डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल शेयर। कैसे? सोचो, डिबेंचर जब कन्वर्ट होगा तो ये अर्निंग इंक्रीमेंटल नहीं होगा, बढ़ नहीं रहा है, और ये इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर नहीं है। तो इसको बोलो कि इंक्रीमेंटल अर्निंग फॉर डिबेंचर is equal to 8.4 lakh divided by 10 lakh which is 0.84। ठीक है सर, मतलब एक डिबेंचर 84 पैसा 84 पैसा ईपीएस को बढ़ाने वाला है। फिर हम बोलेंगे इंक्रीमेंटल ईपीएस फॉर ऑप्शंस इज इक्वल टू नील डिवाइडेड बाय 25,000 विच इज नील। ठीक है, अब देखो ये दोनों निकाल दिए, इंक्रीमेंटल ईपीएस डिबेंचर का भी ऑप्शन का भी निकल गया। अब क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, माने छोटा से बड़ा, असेंडिंग। तो ऑप्शन फर्स्ट, डिबेंचर सेकेंड। सर कॉन्सेप्ट नहीं देंगे, नहीं इसका पूरा कॉन्सेप्ट मत समझो, एक बार सजाओ ऐसे, ऑप्शन फर्स्ट, डिबेंचर्स नेक्स्ट। सर फिर क्या करेंगे, देखो कैसे करेंगे। पहले हम बोलेंगे कि मेरा बेसिक ईपीएस 100 लाख बाई 50 लाख 2 रुपीज आया था। अब पहले मैं ऑप्शन को एडजस्ट करूंगा आफ्टर एडजस्टिंग ऑप्शंस, बिकॉज जो असेंडिंग ऑर्डर में जो पहले आएगा उसका पहले एडजस्टमेंट होगा और फिर ईपीएस सक्सेसिव स्टेज में चेक होगा, देखना। तो अगर मैं ऑप्शन एडजस्ट किया तो 100 लाख में 0 ऐड हुआ, नील, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर था 50 लाख, उसमें ऐड हुआ 0.25।
इसका कन्वर्जन इंपैक्ट पहले एडजस्ट करेंगे। तो मेरा आंसर आया 100 डिवाइडेड बाई 50.25। तो मेरा ईपीएस आया 1.99। तो मेरा शुरू में ईपीएस था बेसिक ईपीएस 2 रुपया। क्या मेरा ऑप्शन ने 2 रुपया को नीचे किया, गिराया? आंसर इज हाँ, गिराया। तो अगर गिराया तो हम बोलेंगे माय ऑप्शन इज डाइल्यूटिव इन नेचर। अब जो डिबेंचर हम लेंगे ना, वो इस 1.99 को गिराना चाहिए, 2 रुपीज को गिराने से नहीं चलेगा। डाइल्यूशन शुड हैपन एट सक्सेसिव स्टेज। सर करके दिखाइए ना। अब क्योंकि मेरे को ऑप्शन एडजस्ट कर दिया, ऑप्शन पहला ऑर्डर में आया था, हम बोलेंगे आफ्टर एडजस्टिंग डिबेंचर क्या होगा, तो ये वाला प्रॉफिट लेना होगा, ये वाला नहीं, एडजस्ट करने के बाद वाला। तो हम बोलेंगे 100 प्लस 8.4 डिबेंचर का इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स इज द कन्वर्जन इंपैक्ट, डिवाइडेड बाय ये 50.25 प्लस 10। देखो इधर 8.4 और 10 याद होगा ना, तो वो एडजस्ट करेंगे, सक्सेसिव स्टेज वाला चीज देखेंगे, 1.99 का कैलकुलेशन वाला चीज को देखेंगे। तो 100 बिकम 108.4 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 10 60.25। अब कितना आया देखो, 108.4 डिवाइडेड बाई 60.25, इट केम 1.83। तो ये जो 1.83 है, ये 1.99 को गिराया कि नहीं? हाँ सर गिराया, गिराया। इसको बोलते सक्सेसिव स्टेज। ऑप्शन ने 2 रुपया को 1.99 तक लाया, डिबेंचर ने 1.99 को 1.83 तक लाया। तो बोलेंगे ऑप्शन तो डाइल्यूटिव था ही, क्योंकि वो 2 को 1.99 लाया, डिबेंचर भी डाइल्यूटिव है क्योंकि वो 1.99 को 1.83 तक लाया। तो सर डाइल्यूटेड ईपीएस कौन सा हुआ? डाइल्यूटेड ईपीएस हुआ 1.83, सबसे छोटा वाला। और सर बेसिक ईपीएस 2 रुपया, 2 रुपया बेसिक ईपीएस, ये डाइल्यूटेड ईपीएस, ये दिखाना है। और सक्सेसिव स्टेज का टेस्टिंग इसको बोलते हैं। अब तुम सोचो, बोर्ड पे देखो, अगर हम ये वाला एडजस्टमेंट करते, ये वाला अलग आंसर, अगर हम ये एडजस्टमेंट करते और ये आंसर आ जाता 1.9945, तो ये 1.99 था, ये 1.9945 आ जाता, तो हम बोलते रहे ये तो गिरा नहीं पाया, 1.99 से बढ़ गया, ये 1.990 था, ये 1.9945 आ गया। तो डिबेंचर ने सक्सेसिव स्टेज में 2 रुपया 1.99 बना, 1.99 1.9945 बन गया। तो डिबेंचर तो मेरा सक्सेसिव स्टेज में डाइल्यूट नहीं कर पाया ईपीएस को। तो सर क्या बोलेंगे? डिबेंचर एंटी डाइल्यूटिव है। तो आप बोलेंगे ये डाइल्यूटेड ईपीएस 1.9945 नहीं है, 1.99 डाइल्यूटेड ईपीएस है, बिकॉज डिबेंचर एंटी डाइल्यूटिव है, उसका इंपैक्ट नहीं ले पाएंगे। तो हम सर बोलेंगे बेसिक ईपीएस 2 रुपया, डाइल्यूटेड ईपीएस 1.99, नॉट 1.9945, जो सबसे छोटा है वो लेना है। एक बार वापस से देखो जो मैंने एग्जांपल दिया उसके साथ नोट्स को, एंड AS20 विल कम टू एन एंड, प्लीज सी द बोर्ड। वन सेक, हाँ थोड़ा क्लीन कर देते हैं, बहुत लिखना पढ़ना पड़ता है ना। क्या बोला देख, इफ मोर देन वन सच इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर देन डाइल्यूशन टेस्ट विल बी चेक्ड एट सक्सेसिव स्टेज। वी विल फर्स्ट फाइंड इंक्रीमेंटल ईपीएस, जो डिबेंचर का आया था 0.84, ऑप्शन का आया था 0। अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, 0 फर्स्ट, 0.84 नेक्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, डिबेंचर नेक्स्ट, फ्रॉम मोस्ट डाइल्यूटिव टू लीस्ट डाइल्यूटिव। जो सबसे छोटा इंक्रीमेंटल ईपीएस आता है वो मोस्ट डाइल्यूटिव होता है। अब ये लॉजिक नहीं समझा पाएंगे, आप खाली समझो असेंडिंग ऑर्डर, फिर एडजस्ट करेंगे एज पर देयर ऑर्डर, और पूरा एक्सप्लेन हम आपको कर दिए। और उसके बाद जो डाइल्यूटेड ईपीएस रहेगा सबसे छोटा वाला उसको दिखला देंगे। बट सक्सेसिव स्टेज वाला कैसे बनाए थे तुमने देखा। इस तरह का क्वेश्चन आज तक सीए इंटर में नहीं आया, बट अगर आए सीए इंटर में तो आप बना सकते हो, मैंने कर दिया। क्लास वर्क में इसके और भी कॉम्प्लिकेटेड सम्स हैं, आप करोगे। सो विद दिस AS20 का डाइल्यूटेड ईपीएस का क्लास कम्स टू एन एंड, पूरा AS20 कम्स टू एन एंड। आई थिंक आपको मजा भी आया होगा और पूरा समझ में भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच।